डिफरेंस क्या था? माइनस की बात बोलो। ओके, एक डेट और कौन सा डे टाइम में होता है, कौन सा नाइट टाइम में होता है? पैसिव डे टाइम में होता है, एक्टिव नाइट टाइम में। चलिए एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलो उमेश, पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। उमेश बोलो पैसिव और एक्टिव में। और सेकंड पॉइंट क्या था? उमेश कौन है? जल्दी बोलो। किसमें एटीपी यूज होती है? किसमें? बोलो एटीपी कहाँ पे यूज होती है? एटीपी कहाँ पे यूज होती है? बोलो किसमें यूज होती है? तो पैसिव में यूज नहीं होती। ओके, थर्ड पॉइंट बताएगा मुनीष, एक्टिव और पैसिव। जनरेट होगी तभी टाइम वो छोड़ो। हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन कौन जाता है? लो टू हाई। पैसिव एब्जॉर्प्शन 98% होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन 2%। ओके, सिट डाउन। एक जो क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर देगा अब्दुल रहमान। पैसिव एब्जॉर्प्शन में ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है? ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट आए फिर चल एक्टिव एब्जॉर्प्शन में ड्राइविंग फोर्स कौन सी है? तो देखो हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़े थे। एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो टाइप का होता है, ऑस्मोटिक, नॉन ऑस्मोटिक। जो हम लोग को ऑस्मोटिक पढ़ने का था, नॉन ऑस्मोटिक तो सिंपल सा था, मैं समझाई। देखो ऑस्मोटिक टाइप का जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो एक्टिव की एक टाइप थी, जो लास्ट टाइम हम लोग का रह गया था, वो मैं बता रही थी। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर from its higher concentration region to its lower concentration region through मैं ऑस्मोसिस पूछ रही हूँ अभी, मैं एक्टिव पैसिव कुछ नहीं पूछ रही, ऑस्मोसिस पूछ रही हूँ। ऑस्मोसिस क्या था? क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू इट्स हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ऑस्मोसिस था। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव की टाइप। एक्टिव मतलब एटीपी यूज होना चाहिए, एक्टिव मतलब एटीपी यूज होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखा है? ऑस्मोटिक थियरी है ये। ऑस्मोसिस मतलब कोई चीज हाई से लो जाना, और जब चीजें हाई टू लो ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें एनर्जी नहीं लगती, तो फिर इसको एक्टिव में बोली थी। कुछ अलग है, मेरे को लग ही रहा था। तो देखो ऐसा है, मैं कल ये ऐसा था, तो ऐसा नहीं है अभी सुनो। तो देखो ये हाई टू लो जाने को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, लेकिन इन लोग ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसको क्यों लिखा है? और अगर एक्टिव में ही लिखने का था तो फिर वो तो ऑस्मोसिस ही हो जाता है, इसको अलग एक थियरी क्यों बताई? तो देखो जहां पे वाटर ज्यादा है मतलब क्या कम होगा? सॉल्यूट। ये है हम लोग का वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट। और यहाँ पे कम क्या होगा? सॉल्यूट। यहाँ पे वाटर कम है तो ज्यादा क्या होगा? सॉल्यूट। हम लोग का मेन एम क्या है? इनसे एटीपी यूटिलाइज करवाना है। पर जब वाटर अपने हाई से लो में जाता है तब तो एनर्जी यूज नहीं होती, तो एनर्जी याद है उसमें पॉइंट है, एनर्जी जो यूज होती है वो इनडायरेक्टली यूज होती है। तो इनडायरेक्टली मतलब क्या? इन लोग क्या करते हैं, जब वाटर, उमेश तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी तुम छोड़ो,
इन लोग क्या करते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन होगा कब, जब वाटर कम होगा, सॉल्यूट हाई होगा। तो इन लोग करते क्या है, पहले सॉल्यूट को अपने लो से हाई में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब सॉल्यूट, सबसे पहले वाटर नहीं एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट पहले वाटर नहीं होगा, पहले ट्रांसपोर्ट होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट अपने लो से हाई में आया तो क्या यूज होगी, एटीपी। तो देखो एटीपी एक्चुअल में वाटर के लिए यूज नहीं करते, एटीपी यूज करते हैं सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए वहां पे एक लाइन है कि यहाँ पे इनडायरेक्टली एटीपी यूटिलाइज होती है। अब देखो जब सॉल्यूट बाहर से अंदर आ गया, एटीपी यूज हो गई इनडायरेक्टली फॉर्म में। अब जब यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो अपने आप क्या कम हो जाएगा, पानी। तो सॉल्यूट के पीछे पीछे पानी भी आ जाएगा। तो लेकिन पानी में मींस वाटर एब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूज हुई क्या, नहीं। एनर्जी एक्चुअल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बैलेंस करने में यूज। और ये बुक में तुम लोग को कहीं पे भी नहीं है ऐसा, सिर्फ नॉर्मल सा लिख दिए कि इनडायरेक्टली यूज होती है, बस ये सब कुछ नहीं बताया है। समझा अभी। ऑस्मोसिस मतलब वाटर अपने हाई से लो ही जाएगा लेकिन उसमें एनर्जी यूज नहीं होगी। तो एनर्जी यूज कब होगी, उसको जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन मेंटेन करने के लिए। और उसको कंडीशन क्या चाहिए रहती है, अंदर सॉल्यूट ज्यादा होना चाहिए। अंदर सॉल्यूट ज्यादा करने के लिए, उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इन लोग लो से हाई सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें एनर्जी लगती है, वाटर उसके पीछे पीछे चले आता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी लग गई बात खत्म। ये एक्टिव की एक टाइप है। अब देखो जो भी हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़े, चाहे वो ऑस्मोटिक टाइप का हो चाहे वो नॉन ऑस्मोटिक टाइप का, उसमें क्या लग रही है, एटीपी। एटीपी प्लांट में या एनिमल में जनरेट कैसे होती है, ओके, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राई मींस 3 फॉस्फेट ग्रुप। ये कैसे जनरेट होती है, जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट और यहाँ पे एक फॉस्फेट जब कंबाइन होते हैं तो एटीपी बनती है। और कुछ हम लोग पढ़े थे, कंबाइन होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि बस बैठे बैठे हम लोग बोलेंगे चलो मेरा मन कर रहा है मैं कंबाइन हो जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होते। बताओ वो चैप्टर मैं पढ़ाई थी 11th में, रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, याद है। वहां पे हम लोग ने सलाम में इधर पे हूँ ना और बोर्ड भी इधर, क्या बोल रही थी ना, हम लोग ने 3 साइकिल पढ़े थे, कौन कौन सी थी, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और एक लास्ट वाली थी ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी उसमें हम लोग क्या करे थे, एट द एंड हम लोग को क्या मिल रहा था, सबसे एनर्जी एनर्जी एनर्जी। फॉर्म अलग था, कभी डायरेक्ट मिल गया, कभी NADH2 से मिला, कभी FADH से। तो वो हमको उतना डिटेल में नहीं, तो हम मींस वो चैप्टर का नाम क्या था, रेस्पिरेशन। यानी किसी की भी बॉडी में अगर एटीपी तुमको जनरेट करवानी है तो क्या प्रॉपर होना चाहिए, रेस्पिरेशन। यानी अगर रेस्पिरेशन अल्टर हुआ तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अल्टर हो जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, रेस्पिरेशन प्रॉपर होना चाहिए। रेस्पिरेशन प्रॉपर होगा तो एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी तभी ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी। इतना समझा, ओके। तो अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है क्या, टोटल कितने टाइप का वाटर था, कौन कौन सा, यहाँ से लाइट नहीं है,
बस बस ज्यादा नहीं चार टाइप का वाटर कौन दो बनूंगी। अच्छा तुम लोग चुप रहो मैं बंद कर दी ना तुम लोग के हिसाब से इतनी करो नहीं ना। हाँ टोटल कितने टाइप का वाटर का पहला ग्रेविटेशन ये प्लांट यूज करते हैं नहीं। सेकेंड हाइड्रोस्कोपिक ये कैसा वाटर था वाटर कंबाइन होता है सॉइल के साथ ये प्लांट यूज कर पाते हैं नहीं। थर्ड वाटर कौन सा था कंबाइंड वाटर वाटर किसके साथ कंबाइन था ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम या सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ तो ये भी प्लांट यूज करते हैं नहीं। तो फोर्थ वाटर कौन सा था कैपिलरी वाटर कौन यूज करता है प्लांट। कैपिलरी वाटर प्रेजेंट कहाँ होते हैं दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो रास्ता बनता है छोटे छोटे स्पेसेस बनते हैं उसमें ये वाटर प्रेजेंट होते हैं जिसको प्लांट यूज करते हैं यानी फोर्थ नंबर वाला ही यूज करते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं हाँ आयन चैनल है और एक और क्या था एक्वा टोटल हम लोग ने कितनी थ्योरी पढ़ी थी एसिड और सैप के लिए रूट प्रेशर थ्योरी सेकंड था कैपिलैरिटी जल्दी एक सेकंड जतिन आंसर देगा। थर्ड थ्योरी कौन सी थी एसिड और सैप के लिए थर्ड थ्योरी कौन सी थी जतिन कौन है लास्ट सबसे लास्ट थ्योरी एसेंस ऑफ सैप के लिए कौन सी ट्रांसपिरेशन नहीं ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे ज्यादा वाइडली आंसर सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी कॉस कौन है बोलो वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी थी बता दो जाके दूसरी क्यों बता रहे हो ओके सिट डाउन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिएंट वाटर जो है एब्सेंट हो गए तो कहां से पढ़ोगे वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़े थे मिनरल मतलब हमारा न्यूट्रिएंट दो टाइप के होते हैं कौन से मुनी को मैं क्वेश्चन नहीं पूछी कोई बात नहीं अब्दुल्ला बोलो हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़े थे दो टाइप का जल्दी अब्दुल्ला यहाँ पे है इतना हंसी नहीं आना चाहिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो थोड़े थोड़ा कराई फर्स्ट बेंच माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो दो टाइप का था वर्टिकल और एक कौन सा था लेटरल वापस से दो टाइप का था रेडियल और टेंजेंशियल ये कल का है आज का बात है हम लोग इस अब देखो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि शुगर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है शुगर क्यों ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो हम लोग का लास्ट टाइम कहाँ जा रहे हैं उससे दूर नहीं रह पा रहे क्यों नहीं जम रहे वहां पे हम लोग तो बैठे ना सिद्धू लोग अच्छा चलो इधर आओ कोई बात जहाँ बैठा बैठ क्या बोल रही थी मैं हाँ प्लांट कौन से फॉर्म में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं भूमेश के बाजू किस फॉर्म में किस शुगर फॉर्म में इन लोग अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं जिस जो बताते हुए दिखा ना
ग्लूकोज। और ट्रांसपोर्ट कौन से फॉर्म में करते हैं? और स्टोर कौन से फॉर्म में करते हैं? तो हम लोग कल इतना देखे थे, आज देखना है कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं फूड को। फूड मतलब हम लोग पहले ही पढ़े थे, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर भी करते हैं, नीचे भी करते हैं, ये साइड भी करते हैं, ये साइड भी करते हैं। इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। या तो वो हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं या तो वो वर्टिकल, वो ऊपर जा रहे नीचे जा रहे वो छोड़ो, या तो वो हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं उमेश, या तो ये वर्टिकल वे में कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। और जो एसेंट ऑफ सेप है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और उसको क्या बोलते हैं? यूनि डायरेक्शनल और अपवर्ड डायरेक्शन होता है। तो अब हमको पढ़ना है ये कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग थ्योरी दी गई, तो तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी पढ़ना है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट, तो देखो इसको क्या बोलते हैं? मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी। मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी ने बताया है। अब तुम लोग ये बताओ, फूड फूड बनता कहाँ पे है? फूड बनता है कौन से फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज, तो वो हम लोग को मैटर क्लियर करना है। वो हमें बार बार सुक्रोज सुक्रोज नहीं बोलूंगी, या ग्लूकोज बना वो भी नहीं, नॉर्मली हम फूड की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जब फूड बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ लीफ फूड बनाते हैं, है कि नहीं? और कोई बनाता है क्या? आर्या प्लांट का और कौन सा पोर्शन है जो फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? है कोई? बोलो। आर्या कौन है? स्टैंड अप। नहीं, ये आज की बात नहीं, नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास। मैं बोली प्लांट का कौन सा पोर्शन है जो फूड प्रोडक्शन करता है लीफ को छोड़ के? नहीं, यंग स्टेम। क्या? यंग। मेच्योर स्टेम अगर तुम लोग देखो, मेच्योर स्टेम ब्राउन कलर की हो। तो ब्राउन क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम यंग स्टेम देखो तो यंग स्टेम ग्रीन कलर की होती है। वो लोग स्टार्टिंग में प्लांट को सपोर्ट करने के लिए कि भाई हम भी है तो हम तुमको फूड बना के देंगे, तो वो फूड प्रोडक्शन करते हैं। मेच्योर हो जाते तो लीफ का नंबर बढ़ गया, तो अब उनको बोलते तुम अपना काम करो, अब मेरा जो काम है जाइलम फ्लोएम सपोर्ट देना वो मैं करूँ। तो चलो फूड प्रोडक्शन हो गया। अब जब यहाँ पे लीफ में फूड प्रोडक्शन होता है तो देखो लिखा क्या है, देखो प्रिपेयर्ड बाय लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सबको पता है। ये भी बता चुकी कि ये सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। क्यों? अच्छा, ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट क्यों करते हैं, या ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट क्यों करते हैं? ये रीजन पता है क्या? ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाई थी ना, स्टोरेज के लिए इजी होते हैं। और कुछ? देखो ग्लूकोज, प्लांट हमेशा, हम लोग की भी बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है, तो एनिमल उसको स्टोर नहीं करते ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज फॉर्म में नहीं स्टोर करते, उसको ग्लाइकोजेन फॉर्म में स्टोर करते। कौन कौन? एनिमल। कहा? लिवर एंड मसल्स में। यानी हम लोग की बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजेन फॉर्म में होता है और सिर्फ लिवर में मिलेगा और मसल्स में और कहीं। अब देखो प्लांट क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और स्टार्च में कन्वर्ट करने से पहले ये कन्वर्ट करते हैं सुक्रोज में, फिर उसके बाद करते हैं स्टार्च में। यानी ग्लूकोज में कोई तो प्रॉब्लम है, नहीं तो डायरेक्टली ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, ग्लूकोज को स्टोर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ग्लूकोज है क्या? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर, तुम लोग को कुछ याद होगा, हम लोग पढ़े थे ऐसे रिंग वाला स्ट्रक्चर, 6 कार्बन। अगर फॉर्मूला देखे ग्लूकोज का C6H12O6, तो ये है मोनोसैकेराइड। सुक्रोज है डाइसैकेराइड, स्टार्च है पॉलीसैकेराइड।
ये ग्लाइकोजेन है पॉलीसैकेराइड। तो देखो ये जो ग्लूकोज है ना वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है और हाईली रिएक्टिव प्रोडक्ट होते हैं। तो हम लोग की बॉडी में जितना ग्लूकोज यूज होना है यूज हो गया, अब जो एक्स्ट्रा रह गया तो एक्स्ट्रा तुम क्यों बोल रहे हो, उसकी अब जरूरत है क्या? मीन्स बॉडी अपना जितना काम करने का था कर चुकी है, अब ये एक्स्ट्रा है। लेकिन इसको अगर प्लांट ट्रांसपोर्ट करे या हमारी बॉडी या एनिमल उसको स्टोर करे, तो होता क्या है, वो जहां पे स्टोर होता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे है, तो इतने दूर ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, तो वो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से बिना वजह का रिएक्शन करेगा। रिएक्टिव है ना, जरूरत नहीं है फिर भी रिएक्शन करेगा। तो ये बोलते हैं ना दूसरे के मामले में टांग अड़ाना, तो ये तो गलती हो जाता है। इसीलिए प्लांट की बॉडी क्या करती है, ये जो इतना ज्यादा रिएक्टिव ग्लूकोज है उसको थोड़ा सा लेस रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, उसका नाम है सुक्रोज। फिर उसके बाद एकदम लेस रिएक्टिव, रिएक्शन ही नहीं करेंगे किसी से भी, तो रिएक्शन नहीं करेंगे तभी ना बॉडी में स्टोर होके रहेंगे, तो वो स्टार्ट। तो हम लोग में भी यही केस है, ग्लूकोज रिएक्टिव है, ग्लाइकोजन बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए स्टोर। फिर सेकंड रीजन क्या है, देखो मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है, तो हमारी बॉडी आसानी से उसको तोड़ लेती है, मतलब यूज कर लेती है। डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको बॉडी आसानी से यूज नहीं कर पाती, थोड़ा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकती, कर सकती है लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन पॉलीसैकेराइड एकदम लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, नियर अबाउट 100 से 200 ग्लूकोज जब मिलते हैं ना तब जाके स्टार्च और ग्लाइकोजन बनता है। तो देखो अब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तुम लोग को भी जैसे मैथ्स में कॉम्प्लेक्स सम दे दो तो टाइम लगेगा, तो सेम यही चीज होती है। इन लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एकदम डिफिकल्ट बना देते ताकि बॉडी उसको यूज ना करे और वो स्टोर हो जाए। समझा? तो ये इसके पीछे क्या रीजन था वो भी मैं बता दी। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि यहाँ सुक्रोज है, सुक्रोज कहाँ पे जाता है, कंपेनियन सेल में। अब ये कंपेनियन सेल कौन है, तो कंपेनियन सेल है कौन, हम लोग याद है लास्ट टाइम पढ़े थे फ्लोएम। फ्लोएम में 4 सेल्स थे, सबसे पहले का नाम क्या था, सीव ट्यूब, सेकेंड था कंपेनियन सेल, और थर्ड थे फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। देखो कहीं पे डायग्राम है क्या कंपेनियन का, यही से चलो नहीं कंपेनियन सेल होते क्या है, सीव ट्यूब सेल का स्ट्रक्चर पता है, सीव ट्यूब का, ट्यूब मतलब क्या, लंबे लंबे होंगे, लॉन्ग शेप के होंगे। सीव मतलब क्या, इनके पास पोरस स्ट्रक्चर होगा। तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए हल्के से ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, फिर कहाँ पे बनाए, कहाँ बनाए ये, रुको वहां पे प्रॉपर नहीं बना है उसी। अभी देखो ये ऐसे हल्के से मिडिल में डिप्रेशन शो करते, ऊपर से थोड़े से ब्रॉड होते हैं, इसको बोलते, ये मैं सीव ट्यूब बना रही हूँ जो मेन फूड को कंडक्ट करते हैं। ये सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर है, फ्लोएम का एक सेल है जिसका नाम है सीव ट्यूब। तो ऊपर को बोलते हैं, ये जो ऊपर का ब्रॉड पोर्शन है इसको बोलते हैं सीव प्लेट, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी। इसमें पोर होता है जिसको बोलते हैं, पोर मीन्स होल, छेद होता है छन्नी की तरह, जिसको बोलते हैं सीव पोर। तो देखो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहता है। अब ये जो कंपेनियन सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल ये साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं, जो एक्चुअल में सीव ट्यूब के कंपेनियन होते हैं। सीव ट्यूब का काम क्या है, फूड को कंडक्ट करना, तो कंपेनियन का काम होता है उसमें हेल्प करना। समझा? तो ये कंडक्शन में, फूड कंडक्शन में हेल्प। तो ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल। तो देखो शुगर इज ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय सीव ट्यूब सेल्स, सब बता रही हूँ आगे आने दो। नेक्स्ट लिखना है,
हो जाएगा तो बता। ऐसा नहीं करना, सर को पूछना कि सर ये बेंच सही है। हो गया? नहीं बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स नहीं करते। हो गया? तुम लोग को तो अलग ही नीचे करूँ नीचे हो गई। हो गया? अब देखो होता क्या। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़े थे उसको सोर्स और सिंक। सोर्स क्या है? जहां पे फूड सिंथेसाइज होता है इसको बोलते हैं सोर्स। जहां पे फूड यूटिलाइज होता है, हम लोग कौन सी थियोरी पढ़ रहे हैं? मंच प्रेशर थियोरी। भूले तो नहीं हो ना? ये मंच में बताया क्या है वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे उसने बताया था सोर्स होती है लीफ, उसने बताया था। और सिंक होता है कौन? सिंक है रूट। यानी यहाँ पे ये रूट जो है फूड को यूटिलाइज जब कर लेते तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, बस उतना ही मंच ने बताया। तो अब देखो यहाँ पे जब फूड सिंथेसाइज हुआ यानी क्या बना? शुगर। जब शुगर बनता है तो यहाँ का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है ये, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लोग ज्यादा आ गए। शुगर मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़ गई भले से शुगर की, तो शुगर यहाँ पे जब ज्यादा आते हैं ना तो होता क्या है, यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना फूड के लिए, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब एंडोऑस्मोसिस होना चाहिए। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। ये चीज याद रखो फूड के लिए। तो यहाँ पे जब लीफ ने फूड प्रोड्यूस किया तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कैसे होगा? जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो। तो यहाँ पे पब्लिक किसकी है? हम जाके नहीं बैठ गए, शुगर आ गया। तो शुगर आ गया तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो हुआ क्या? एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस होता है यानी पानी अंदर आने लग जाता है तो जो भी सेल है, फिलहाल लीफ की बात कर रहे हैं, तो जो लीफ के सेल है वो एकदम भर जाएंगे। भर जाना मतलब यहाँ का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़े सोर्स की क्या कंडीशन थी, क्या हुई? फूड बना, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से एंडोऑस्मोसिस हुआ, एंडोऑस्मोसिस की वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सिंक में क्या कंडीशन है। सिंक यानी रूट। रूट जो होता है ये मंच प्रेशर ने बताया था। रूट में क्या होता है? रूट फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो ये फूड को क्या करेंगे? यूज करेंगे ना, जो इनके पास पहले आया होगा। तो ये अच्छा, थैंक यू बताने के लिए। देखो ये फूड यूटिलाइज करेंगे तो इसकी अपोजिट कंडीशन, जब फूड यूटिलाइज हो गया मतलब पब्लिक का मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम मतलब एक्सोऑस्मोसिस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं साइन नहीं बनाता, एक्सो ऑस्मोसिस होगा। और जब पानी बाहर चले जाएगा इसका मतलब आ गया टर्गर प्रेशर भी यहाँ का डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो ऊपर सोर्स में एक अलग कंडीशन है, सिंक में एक अलग कंडीशन है।
तो यहाँ पे मंच ने ये बताया सलाम कि यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन का एक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है या टर्गर प्रेशर का एक ग्रेडियंट फॉर्म हुआ है। ग्रेडियंट मतलब क्या, अब ये इसका काम खत्म। ग्रेडियंट मतलब क्या, सपोज मैं यहाँ पे सबको दिखता है, मैं ये देखो ग्रेडियंट मतलब क्या, सपोज ये लीफ है, सपोज ये रूट है, यही चीज को मैं जरा ऐसे साइड साइड में पढ़ाया, तो फिर मैं कहाँ लिखूंगा? चलो यहाँ पे सही है, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे रूट है। तो लीफ में हम लोग क्या देखे, जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और टर्गर प्रेशर ज्यादा है। रूट में क्या देखे, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है और टर्गर प्रेशर भी कम है। तो ये ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। अब मेरे को ये बताओ चीजें कहां से कहां पास होगी, हाई टू लो जाएगी कि लो टू हाई जाएगी? जहां पे पब्लिक ज्यादा है, फूड ज्यादा है, तो वहां से जब ट्रांसपोर्ट होगा रूट की तरफ, तो अब इसको इस डायरेक्शन में बताते हैं। देखो यहाँ पे पब्लिक ज्यादा मतलब ग्लूकोज ज्यादा, तो ग्लूकोज जहां पे ज्यादा है वहां से वो निकलेगा, फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, वो हम पहले हो चुका है। तो यहाँ पे वो रूट की तरफ जाएगा, यही थ्योरी को बोलते हैं मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी, समझा? लेकिन इसके भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फूड पास होना बताया, जबकि हम लोग इससे पहले पढ़े कि फूड कंडक्शन सिर्फ नीचे नहीं होता, ऊपर भी होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट टू राइट भी होता है। तो ये मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी बताने में क्या हो गई, अनसक्सेसफुल। समझा? तो यही था, इसमें जितना वही सारी चीज मैं बड़े सिंपल फॉर्म में समझाई, इसमें और अलग फॉर्म लिख लो, समझ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और वर्ड है लोडिंग ऑफ वेट, लोडिंग समथिंग, अनलोडिंग, लोडिंग ऑफ वेट। हाँ इधर इधर, एक सेकेंड। बोलो ना, समझा रही क्या? वॉइस तुम लोग की 2-2 मिनट की बिल्कुल नहीं, बात करना जरूरी है क्या? एक सेकंड, किसको किसको रिपीट करवाना है? सिर्फ डीमेरिट्स पूरा नहीं करूँ, कौन बोला? मतलब ये लोग पूरा इंग्लिश में बताऊं कि ऐसे ही बताऊं? सिर्फ यूनि डायरेक्शनल फ्लो एक्सप्लेन कर, बाय डायरेक्शनल फ्लो इसमें बताया ही नहीं। हम लोग क्या देखे, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर तो लीफ है, लीफ के पास हमेशा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई ही रहेगा, तो कैसे जाएगा ये इसने नहीं बताया। एक्सप्लेन करना है कि नहीं, रिपीट करना है कि अभी देखो यहाँ पे हम लोग को दो के बारे में बात करनी है, एक का नाम है सोर्स, एक का नाम है सिंक। सोर्स क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। सिंक में जो रूट सेल है हम लोग क्या करते हैं, फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो देखो लीफ जो फूड को प्रोड्यूस किया है, मतलब शुगर यहाँ पे बना, तो जब शुगर बनता है पब्लिक ज्यादा हो जाती है, पब्लिक जब ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लीफ का इंक्रीज हो जाएगा,
और जब लीफ का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर पानी भरने लगेगा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हाई होने की वजह से। एंडोऑस्मोसिस जब होगा तो जब अंदर पानी भरता है किसी चीज के, तो तुम लोग पढ़े थे टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आता है। जनरेट ही तभी होता है जब पानी अंदर आएगा। तो यहाँ पे जितना पानी, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा एंडोऑस्मोसिस होगा, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एंडोऑस्मोसिस होगा उतना ज्यादा टर्गर प्रेशर हाई होगा। तो तीनों एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। जब टर्गर प्रेशर यहाँ पे ज्यादा हो गया, ओके, ये कंडीशन पढ़ लीजिए। इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन जो होती है वो रूट में देखने को मिलती है। रूट जो अपना फूड बना नहीं सकते, लेकिन ये लोग यूज तो कर सकते हैं ना, तो यूज करे होंगे, पहले जो था वो यूज करे होंगे, वो कैसे आया वो भी ऐसे ही आया, तो वो हम लोग को नहीं पता। तो यहाँ पे जो रूट में पहले से फूड होगा उन लोग ने जब यूटिलाइज कर लिया, तो यहाँ की पब्लिक कम हो गई। पब्लिक कम मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो। जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो एक्सोऑस्मोसिस होता है, और एक्सोऑस्मोसिस होने की वजह से यहाँ पे टर्गर प्रेशर कम होता है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। लीफ में जो चीजें हाई है, रूट में वो चीज कम है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े, कोई भी चीज हाई टू लो जाती है, जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एटलीस्ट तब डिस्टर्ब मत किया करो। कोई भी चीजें हाई टू लो जाती है, हाई टू लो ही हम लोग जाएंगे। तुमको जगह नहीं देखना है, अरे वो ऊपर है वो नीचे है, तुमको कंडीशन देखनी है कि इसमें तो हाई है ना हर चीज, इसमें लो है ना, तो यहाँ पे जो फूड है वो हाई से लो में जाता है। किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम में जाने के लिए पहले फूड को फ्लोएम में आना चाहिए। तो फ्लोएम में जब फूड आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ वेन। क्या, क्योंकि लीफ में वेन्स होते हैं, वेन्स जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं। वेन्स पता है क्या होती है, सबको पता है ना, जब पत्ती का स्केलेटन बनता है तो जो तो हमको दिखती है वो एक्चुअल में उनकी वेन्स होती है। तो वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम ही होता है, पानी जाना फूड लेके आना। तो जब फूड या सुक्रोज, सॉरी, जब ग्लूकोज इन लोग लोड करते हैं किसमें, वेन्स में, उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेन। मतलब वेन्स में खाना इन्होंने भर दिया है, अब तुमको जहां ट्रांसपोर्ट करवाना है करवाओ। तो हम लोग कहाँ करवा रहे हैं, यहाँ पे दूध। अब यहाँ पे ये आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम का काम है मेन फूड कंडक्शन करवाना। फ्लोएम जब रूट को फूड दे देते हैं, इसको बोलते हैं अनलोडिंग ऑफ वेन। क्यों, खाना अब दे दे रहे हैं, पहले लिए तो लोडिंग, दिए तो अनलोडिंग ऑफ वेन। अब रूट क्या करेंगे, रूट अपना जो भी उनको काम है यूटिलाइज करेंगे। और रूट का और भी दूसरा काम होता है, रूट का और दूसरा काम ये होता है कि जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर भी करते हैं। तुम लोग को पता होगा नहीं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब एक्स्ट्रा फूड होता है तो जब रूट स्टोर करने लग जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, कैरेट बन गया, बीटरूट बन गया। तो ये क्या है, पोटैटो नहीं, पोटैटो स्टेम है, समझा। तो ये सारी चीजें बन जाती है। तो लोडिंग एक न्यू अभी मैं बताई, अनलोडिंग बताई, नहीं तो हर चीज बताई। तो ये हो गया फूड ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है लीफ टू रूट। जाओ, लीफ में वैक्सी लेयर फॉर्म होती है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। यहाँ पे वो क्यूटिक्यूलर लेयर की वजह से ट्रांसपीरेशन होगा। तो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटा की वजह से जो ट्रांसपीरेशन होगा तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, और ये है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, लेंटी सेल की वजह से होगा, उसको बोलते हैं। अब ये क्या है सब बता रही हूँ, डायग्राम आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। तो देखो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन जो होता है वो क्यूटिकल के थ्रू। अब ये क्यूटिकल क्या होता है, लीफ में ऊपर, ये तुम लोग कभी देखते होंगे लीफ हमेशा ऊपर की तरफ चमकती हुई, शाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वैक्सी सब्सटेंस होता है, और उस वैक्सी सब्सटेंस को ही बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है
जो लीफ के आउटर पार्ट में होती है। तो ये जानबूझ के वैक्सी लेयर फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं देखो यहाँ पे क्यों करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अंदर होगा स्टोमेटा, है कि नहीं, अंदर क्या है, पोर होगा। तो अगर पोर के ऊपर कोई भी तुम लोग प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाओगे तो पता चला सारा पानी तो निकल ही गया। तो इन लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसी वैक्सी लेयर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या करते हैं, ये स्टोमेटा को पैक कर दिए ना, तो क्यूटिकल यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा, अगर मैं बोल सपोज इस प्लांट में ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मतलब एक्स्ट्रा वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा कब होगा, जब क्यूटिकल का, जब क्यूटिकुलर थिकनेस कम होगी। जाहिर सी बात है ना, अगर ये लेयर पतली होगी तो फिर भी आसानी से पानी, थोड़ा टाइम लगेगा पर पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है मतलब यहाँ पे क्यूटिकल की जो थिकनेस है, थिकनेस ज्यादा है। तो ये क्या होता है, कहीं पे लिखा होगा इनवर्सली, तो यहाँ पे क्यूटिकल की थिकनेस का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसपिरेशन। जितना ज्यादा थिक क्यूटिकल की लेयर, ट्रांसपिरेशन कम होगा, जितनी थिन क्यूटिकल की लेयर उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये वैक्सी लेयर है, तो ज्यादा होगी तो आसानी से कम वाटर निकाल पाएगी, मीन्स अंदर ही रहने देगी। जितनी पतली होगी वाटर उनको उनसे भी निकल के बाहर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो 8 to 10% है ट्रांसपिरेशन, टोटल 8 to 10% किसकी वजह से होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, यानी क्यूटिकल, और ये थ्रू आउट द डे होते ही रहता है, समझा। लेकिन 8 to 10% कम है। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा की वजह से, वो हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। अब देखो ये लेंटिसेल क्या है, लेंटिसेल जो होता है वो एक्चुअल में, देखो ये स्ट्रक्चर का नाम लेंटिसेल है, लेकिन वो उधर लेंटिक्यूलर है, लेंटिस्यूलर नहीं है, ये याद रखना। इसका ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लेंटिसेल, हाँ, और वो है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिक्यूलर, लेंटिसेल, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। अभी ये लेंटिसेल होता क्या है, लेंटिसेल तुम लोग को दिख रही होगा, ये क्या है, ओल्ड टाइम में अक्सर तुम लोग को ऐसा लगता है ना कि कोई मार दिया है उनको, तो वो एक्चुअल में कोई मारा नहीं रहता है, इनकी ये ओपनिंग होती है जिसके थ्रू ये वाटर वेपर फॉर्म में लॉस करते हैं लेंटिसेल के। नेक्स्ट, यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट के भी आउटर वॉल पे ये स्मॉल, कभी ध्यान देना, पोरस स्ट्रक्चर हमको दिखता है, वो भी क्या होता है, लेंटिसेल। तो ये पोर ओपनिंग क्यों है, एक्स्ट्रा वाटर को वेपर फॉर्म में रिलीज करने के लिए। सबसे कम अमाउंट में ट्रांसपिरेशन इनकी वजह से होता है, नियर अबाउट 0.1 से 1.0% जो ट्रांसपिरेशन है वो कौन से टाइप का होता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, अब आते हैं, ये भी पूरे दिन में होता है, मींस थ्रू आउट द डे होते ही रहता है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होगा, स्टोमेटा के थ्रू। अब यहाँ पे स्टोमेटा, कितना टाइम है हम लोग का लेक्चर का, 10:40। नेक्स्ट, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन किसके, अभी देखो वॉइस, आर्य और जतिन क्लास के बाहर जाओ, क्लास के बाहर जाओ।
ही सुनना है ना। तुम लोग मेरे को सिखाया मत करो। ना पेंसिल बोलते हैं ना, निकालती इसलिए नहीं, तुम लोग का लॉस होगा। चलो नेक्स्ट, तुम लोग अपनी आवाज बंद रखा करो, मेरे को मत बताया करो क्या करना है। सिंपल सी चीज ना। अब अगर कोई कुछ भी बीच में बोला, इससे पूछो, इसको निकालो, ये करो, तो वो क्लास के बाहर निकाला जाएगा, वो भी मैं सर को जाके कंप्लेन करूँ। फिर तुम लोग समझो, अपने जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो। यहाँ पे तुम लोग पढ़ने आए हो, मेरे को पढ़ाने नहीं आए हो। चलो अब आते हैं हम लोग का लेंटिसिल का ये स्ट्रक्चर जो है ना, तुम लोग को अक्सर पूछता है पेपर में। तो देखो हम लोग क्या देखे थे, ये एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है, दिख रहा है? तो पता है, बिल्कुल नहीं जाना है, अब मेरे से कोई पूछना नहीं है। देखो ये लेंटिसिल एक्चुअल में बनता कैसे, यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम में होते हैं, फ्रूट में होते हैं, तो स्टेम और फ्रूट की वॉल जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये वाली जो वॉल है, यहाँ पे तो सारे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये जो ओपनिंग बनानी है, तो ओपनिंग बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोल रहे लेंटिक्युलर को, तो यहाँ पे ये ओपनिंग फॉर्म करने के लिए जो ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल है, ये अपने आप को लूजली अरेंज कर लेते हैं, और जब ये लूजली अरेंज होते हैं तो बीच में एक गैप बनता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंटिक्युलर कोर। तो इसका तुम लोग को पेपर में, जो कॉलेज वॉलेज का पेपर होता है ना, अक्सर नेमिंग के लिए पूछते हैं, ये क्या है, तो ये लेंटिसेल है, और फिर उसके बाद दो ही तो इसमें नेमिंग है, और ये दो नेमिंग पूछते हैं, तो लेंटिक्युलर कोर और है लूज कॉम्प्लीमेंट्री सेल, तो ये पूछा जाता है। तो ये थोड़ा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अभी तक तुम लोग को पता, जो भी पता होगा, स्टोमेटा किसी किसी लीफ में सिर्फ नीचे प्रेजेंट होता है, या किसी किसी प्लांट की लीफ में सिर्फ नीचे होगा, किसी में ऊपर होगा, किसी में दोनों तरफ स्टोमेटा होता है। तो अभी देखो, ये अगर होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट, जितना ज्यादा स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन उतना ज्यादा, जितना कम स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन उतना कम। अगर किसी प्लांट में लीफ कम प्रेजेंट है, मतलब उसके पास ट्रांसपीरेशन कम होता है। इसीलिए जो कैक्टस होते हैं, जो हमारे डेजर्ट, जो जेरिक कंडीशन में प्लांट मिलते हैं, जो डेजर्ट में मिलते हैं, उनको पानी बचाना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं होता। तो ये लोग करते क्या है, अपनी लीफ को रिड्यूस कर देते हैं, लीफ को कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे स्पाइन्स में। जो अक्सर हम लोग उसमें छोटे छोटे कांटे देखते हैं ना, वो कांटे होते हैं लीफ, और जिसको हम लोग समझते हैं कि ये लीफ होगा, वो होते हैं स्टेम। और फिर जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, हमारा एलोवेरा भी डेजर्ट प्लांट है, तो देखोगे एलोवेरा के
किनारे पे हल्के हल्के कांटे कांटे दिखते हैं वो लीफ है, और जो मेन हमारा एलोवेरा जिसको हम लीफ समझते हैं वो स्टेम है। और स्टेम क्या करती है, जितने भी कैक्टस की लीफ होती है वैरायटी होती है सबकी, मैं सिर्फ एलोवेरा बता रही क्योंकि तुम लोग देखे, तो जितने भी डेजर्ट प्लांट होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि जो जिसको हम लीफ समझते हैं वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उन लोग अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। समझा? तो सिर्फ यही रीजन है लीफ गायब करने का कि स्टोमेटा कम हो जाए। स्टोमेटा कम होगा तो खुद ब खुद ट्रांसपीरेशन कम हो जाए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे किसी किसी में कुछ लीफ में स्टोमेटा अगर ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये एक लीफ बनाई हूं, लीफ में स्टोमेटा ऊपर है, तो ऊपर मतलब इपी या एपिस्टोमेटिक लीफ है, एपिस्टोमेटिक लीफ है। नेक्स्ट, अगर ये एक लीफ है इसमें स्टोमेटा नीचे की तरफ है तो ये हाइपोस्टोमेटिक। अगर एक लीफ है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ, अब मैं ऊपर नहीं बता सकती ना तो मैं ऐसा ऊपर बताया, अगर तुम लोग लीफ पकड़े हो तो यहाँ ऊपर ऊपर भी मिलेगा और यहाँ नीचे भी मिलेगा, और मैं कैसा बनाई हूँ ऐसा बनाई, हाँ ऊपर नीचे, हाँ तो इसलिए तो समझा रही हूँ ना कैसे ऊपर, वो समझा भी तो रही हूँ। लीफ है, लीफ का अपर साइड यानी ऊपर है स्टोमेटा, एपिस्टोमेटिक, नीचे है स्टोमेटा, मार्जिन पे थोड़ी बोल रही हूँ, नीचे है स्टोमेटा, हाइपोस्टोमेटिक। तो मैं बना कैसे सकती हूँ, यही तो बोल रही हूँ। ऊपर और नीचे अगर प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं एम्फिस्टोमेटिक लीफ। अब किसमें ऊपर होता है, ऊपर उसमें होगा जिसमें नीचे पानी होगा, यानी जो एक्वेटिक प्लांट है नीचे अगर पानी है तो उन लोग को स्टोमेटा क्या करेंगे, निकल भी तो नहीं पाएगा ना एक्स्ट्रा वाटर वेपर फॉर्म में। तो जो एक्वेटिक प्लांट है जो पानी में डूबे होते हैं उनकी ऊपर वाली सरफेस एक्सपोज होती है ना, तो इस वजह से इन लोग का स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, तो वो है लोटस। देखो हाइड्रोफाइट्स मतलब जो वाटर एक्वेटिक प्लांट है। नेक्स्ट आते हैं हाइपोस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा किसमें मिलेगा, जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, ज़ेरो मतलब जो डेजर्ट में प्लांट मिलती है वो, तो ये नेरियम है, एलोवेरा है, कैक्टस है, इसमें हमको कहाँ पे मिलेगा, नीचे मिलेगा स्टोमेटा। नेक्स्ट एम्फिस्टोमेटिक, जो स्मॉल स्मॉल ग्रासेस होते हैं जो वाटर लविंग होते हैं, उनको देखो हम लोग ग्रासेस में हमेशा पानी डालते ही रहते हैं, ये जहां पे भी ग्रासेस खुद से भी ग्रो होती है ऐसी जगह होती है जहाँ पे पानी होना चाहिए, तो वो दोनों तरफ से निकालते भी है प्लस उनको पानी मिल भी रहा है, तो इनके अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा होता है, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। समझा? नेक्स्ट, अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, अब स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है। 90 to 93% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी सबसे ज्यादा परसेंट में जो ट्रांसपीरेशन कॉज करवाता है वो कौन है, ट्रांसपीरेशन, सॉरी स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन कितना परसेंट होता है, 1.0%। और जो सबसे पहला वाला काम होगा 8 to 10, क्या नाम था पहले वाले का, लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन जो 8 to 10% होता है। तो चलो पढ़ना है क्या, गटेशन किससे होता है, इनके लिए एक अलग होता है वाटर स्टोमेटा। चलो ये क्या है, देखो बोली थी ना क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्टोमेटा। अब हमको पढ़ना है स्टोमेटा, हो गया? चलो अभी हमको पढ़ना है नेक्स्ट स्टोमेटा का,
10 मिनट क्वेश्चन पूछती चलो वैसे भी टोमेटो का स्ट्रक्चर होता है। 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन कौन कौन से होते हैं? जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो प्लीज वही आंसर देना। लेंटिकुलर स्टोमेटा। नेक्स्ट मनसब, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कितने परसेंट होता है? 90 to 98%। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्य आर्य स्टैंड अप। हाँ बोलो बोलो। नेक्स्ट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितने परसेंट होता है? क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, क्या बोली? 1.0%। फिर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितने परसेंट होता है सचिन? अब्दुल रहमान स्टैंड अप, बोलो कितने परसेंट होता है? 8 to 10%। नेक्स्ट स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो? मैं शायद अब्दुल रहमान को स्टैंड अप बोली थी तो बात सुनेगा ना, एक बार बोलो स्टैंड अप बोलो। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट में नहीं, प्लांट के कौन से पार्ट में होता है ये अपने में थोड़ी होगा। नेक्स्ट सीधा और क्या पढ़े हम लोग? हाँ स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अगर what is mean by epistomatically? अगर epistomatic ऊपर रहता है एग्जाम्पल, with example hydrophytes, lotus. What is mean by क्या था? epistomatically एम्फी okay, mesophytes grass. Next hypostomatically कौन सी थी? सिद्धू हाँ लोअर, क्या लोअर साइड लीफ के लोअर साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होगा और एग्जांपल क्या थी? टेरोफाइट ओके। नेक्स्ट अब मेरे को ये बताओ फूड कंडक्शन के लिए जिसने थ्योरी दी थी उसका नाम क्या था? और थियरी का नाम क्या था? थियरी मास प्रेशर फ्लो थियरी। मास प्रेशर फ्लो थियरी। न्यू स्टूडेंट है ना, आगे पढ़ाई पीछे ये भी नया है। मास प्रेशर फ्लो थियरी के ऑब्जेक्शन क्या था? सिर्फ एक ऑब्जेक्शन था, ड्रॉबैक क्या था? क्या उसने एक्सप्लेन नहीं किया? हाँ सिर्फ इसने एक सिंगल डायरेक्शन में बताया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और साइड टू साइड इसने नहीं बताया। नेक्स्ट फूड कंडक्शन के दो टाइप बताओ। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड दो टाइप का था तुम्हारे पीछे। वर्टिकल एंड लेटरल। फिर नेक्स्ट लेटरल की दो टाइप्स थी, कौन बताएगा? रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल में कहां से कहां पास होता है फूड? और टेंजेंशियल में फ्लोएम मेन है ना फूड कंडक्शन में। फ्लोएम में टोटल 4 टाइप्स के कौन से सेल्स थे? लास्ट बेंच तुम्हारे बाजू में। फ्लोएम में टोटल 4 टाइप के कौन से सेल्स थे?
Sieve tube, companion cells, phloem parenchyma, जाइलम में टोटल जो 4 सेल्स थे उसमें से कौन कौन से लिविंग सेल्स थे वो जाइलम में क्या नाम था आर्यन जाइलम में टोटल 4 थे 4 में से कुछ तो लिविंग थे कुछ तो डेड थे तो पहले बताओ डेड कितने थे 3 थे कौन कौन थे फाइबर फ्लोएम फाइबर सॉरी जाइलम फाइबर किसको आ रहे हैं कल नहीं आए थे ओके सुन ना तो जाइलम आर्यन यहाँ पे तुमको हंसते नहीं खड़ा करो तो तुम कंट्रोल करो हम लोग जाइलम में टोटल 4 टाइप के सेल्स पढ़े थे उसमें से कितने डेड थे कितने लिविंग थे 3 डेड थे अब वो 3 डेड का नाम बताओ वेसल्स फाइबर जाइलम फाइबर बोलो नेक्स्ट तो जाइलम में लिविंग टिश्यू कौन सा था अब्दुल रहमान जाइलम पैरेंकाइमा फ्लोएम में 4 सेल्स पड़े थे जिसमें से न्यू स्टूडेंट तो पीछे ये ना कल फ्लोएम में टोटल 4 सेल्स में से कितने लिविंग थे कितने डेड 3 लिविंग थे 1 डेड थे नेक्स्ट उसके बाद में कौन से लिविंग थे कल नहीं आए थे ओके 3 लिविंग कौन से थे 3 लिविंग कौन से नेक्स्ट 3 लिविंग कौन से थे चलिए जाओ मेरा पूछिए एक चलो तुम बताओ फॉल्स नहीं फॉल्स के आगे तुम नहीं आए थे उसके बाद में ये क्या थे डेड फ्लोएम के और डेड कौन से थे अब एक को आंसर दो फ्लोएम फाइबर
Okay, next टोमेटो हो गया लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सचिन लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन 1.0 ओके नेक्स्ट कौन सा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कितने परसेंट होता है मुनज्जा 8 to 10%. नेक्स्ट और क्या पढ़े थे हाँ स्टोमेटा 3 टाइप्स ऑफ स्टोमेटिक लीफ सबसे पहली 3 टाइप है ना पहले नाम कौन बताएगा मंत्र स्टैंड अप हाँ तो पहले तुम ध्यान दोगे तब ना आ जाओ 3 टाइप की हम लोग स्टोमेटिक लीफ पढ़े थे तुम इधर देखो बोलो मैम सर उमेश नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है इधर देखो देखो मेरे सिवा किसी की आवाज नहीं रहनी चाहिए नहीं तो बोलो लास्ट में एमपी अब पूरा नाम भी जरा बोल दो एपी क्या मनसा नीचे क्या देख रहे हो आंसर सामने है एपिस्टोमेटिक एपिस्टोमेटिक हाइपोस्टोमेटिक एम्फीस्टोमेटिक ओके सीधा एपिस्टोमेटिक की एग्जाम्पल क्या कौन से प्लांट में आपको एपिस्टोमेटिक लीफ देखने को मिलती है तुमसे पीछे पूछी ओके कोई बात नहीं एपिस्टोमेटिक नेक्स्ट हाइपोस्टोमेटिक नेरियम नेरियम कैसा प्लांट है xerophyte ओके नेक्स्ट एम्फीस्टोमेटिक अब्दुल्ला हाँ बोलो
मेसोफाइल। चलो अब हम लोग आते हैं अपना, अभी हम लोग का चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, तभी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन अभी चैप्टर पहले अब देखो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। स्टोमेटा के बारे में बात हो गई। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ में होते हैं, स्टेम में होते हैं, लीफ के अपर सरफेस पे भी होते हैं, लोअर सरफेस पे भी होते हैं, और कुछ कुछ प्लांट में दोनों सरफेस पे हमको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। स्टोमेटा का दो फंक्शन था, क्या, एक तो एक्स्ट्रा वाटर लॉस करना वेपर फॉर्म में, सेकेंड क्या है, गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमको इनसे ही रिलेटेड कुछ बात करनी। तो सबसे पहले स्टोमेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं माइन्यूट कोर, ये क्या है, स्टोमेटा। तो यहाँ पे स्टोमेटा मतलब मल्टीपल मल्टीपल कोर, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म है। अगर हम लोग सिंगुलर फॉर्म देखें तो इसको हम बोलते हैं स्टोमा। सिर्फ एक की बात करें, एक सिंगल कोर की बात करें, तो इसको हम बोलते हैं स्टोमा। तो चलो पहला हो गया स्टोमा, ये मैं सिंगल सा कोर बना दी, थोड़ा सा बड़ा बनाई ताकि सबको डायग्राम दिखे। यहाँ पे सबको दिख रहा है कि थोड़ा ऊपर बनाऊं, आ जाओ। यहाँ पे है स्टोमा। स्टोमा माइन्यूट से पोर को बोलते हैं। माइन्यूट पोर के साथ सेकेंड मेंबर कौन होता है, सेकेंड होता है गार्ड सेल। तो देखो गार्ड सेल टर्म बता रहा है कि ये इस माइन्यूट पोर जिसका नाम है स्टोमा, तुम लोग की बातें खत्म नहीं होती है, मैं मीनाक्षी मैम से कंप्लेन करूंगी, मैं गर्ल्स को बाहर जल्दी निकालती नहीं हूँ। हाँ पार्शियलिटी करती हूँ, अब निकाल दूंगी बस। अब अगर मेरे को बात करते हुए देखिए नेक्स्ट, तो मैं क्या बोलती हूँ, स्टोमा। स्टोमा मतलब सिंगल पोर को हम स्टोमा बोलते हैं, जिसको गार्ड करने वाले यहाँ पे साइड साइड में गार्ड सेल होते हैं, ये है गार्ड सेल। टर्म पता है, स्टोमा को गार्ड करेंगे। इनकी ही वजह से जो माइन्यूट पोर है, जो स्मॉल सा पोर है, वो ओपन और क्लोज होता है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल दो शेप में हमको मिलता है, एक तो पता है डाइकोट प्लांट होते हैं, याद है हम लोग 11th में पढ़े थे, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर्स बनाते हैं मतलब सीड, अरे फ्रूट बनाते। नेक्स्ट तो उसमें हम लोग पढ़े थे कुछ तो डाइकोट्स होते हैं, एक होते हैं मोनोकोट। तो डाइकोट्स में ये जो गार्ड सेल है, ये कौन से शेप के होते हैं, वी शेप। और मोनोकोट में जो ग्रीन ग्रीन तुमको दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ये गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जो होते हैं ये डम्बल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट की थोड़े से एक्सेप्शन है कि डाइकोट में जतीन बोर्ड यहाँ पे है ना, वहां पे मत देखो। यहाँ पे ये गार्ड सेल बीम शेप है मोनो, सॉरी डाइकोट में, और डम्बल शेप है मोनोकोट। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ पे साइड साइड में होते हैं सब्सिडरी सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, सब्सिडरी सेल्स। तो ये तीन स्ट्रक्चर से, यानी ये तीन टाइप के सेल से मिलके हमारा क्या बनता है, स्टोमेटा। सब्सिडरी सेल्स, गार्ड विद सेल्स। तो यहाँ पे दो गार्ड सेल्स होते हैं और मल्टीपल सब्सिडरी सेल्स होते हैं। अब यहाँ पे तुम लोग को शेप जैसा भी है डाइकोट में, मोनोकोट में, काम तो एक ही करने वाले, लेकिन क्या करने वाले तुम लोग को दिख रहा है। गार्ड सेल को कौन से कलर से बनाए हैं, ग्रीन कलर। ग्रीन मतलब क्या होगा, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट होता कहाँ पे है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। मतलब ये लोग, इनके पास पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट है पर बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो कम होता है तो ये लोग पुअरली फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इनके पास कम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग ये सब्सिडरी सेल्स। तो ये सब्सिडरी सेल्स एक्चुअल में है कौन, ये एक्चुअल में मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं।
एपिडर्मिस, डर्मल सेल जो होते हैं ना आपका, क्योंकि ये पोर है ना, तो पोर ये कहीं पे भी हो, ऊपर हो नीचे हो, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस से ही बनती है। तो एपिडर्मिस के कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और गार्ड सेल भी एक्चुअल में मॉडिफाइड एपिडर्मिस सेल। तो ये एपिडर्मल सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, बोलते हैं हम लोग कोर को गार्ड करेंगे, तो गार्ड सेल हो गया। और गार्ड सेल जो भी काम कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसका क्या फंक्शन है, उसमें हेल्प करने का काम किसका होता है, तो ये एक तरीके के हेल्पर होते हैं, गार्ड सेल को हेल्प करना, समझा। नेक्स्ट, अब ये जो गार्ड सेल है, इनकी देखो ये इनर वॉल दिख रही है तुमको, तो ये इनर वॉल जो होती है ये थिक वॉल्ड होती है, इनर वॉल। चाहे तुम डंबल शेप वाला पढ़ लो, तो डंबल शेप में ये जो इधर वाली आ रही है ना, ऐसे वाला, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। और सुनो, हाँ, ये जो गार्ड सेल की इनर लाइनिंग होती है, जो स्टोमा के जस्ट बाजू बाजू में होती है, वो थिक वॉल्ड होती है। और ये जो साइड साइड की है, ये होती है थिन। तो इसके पीछे रीजन क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, स्टोमा ओपन कैसे होता है, इसकी हम लोग दो थियरी पढ़ने वाले हैं। दोनों थियरी में ये एक सिंगल चीज आएगी, तो वो मैं पहले से ही बता दे रही, क्योंकि वो पहले से तुम लोग थियरी में कंफ्यूज रहोगे, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। थियरी में अगर नहीं समझे तो वहां पे वापस से बता दूँ। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग जो भी दो थ्योरी पढ़ने वाले हैं स्टोमेटा ओपन और क्लोजिंग के लिए, उसमें एक मतलब मेन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे अलग अलग वजह से एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या, पानी अंदर आया, ओके, जब पानी अंदर आएगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंडोऑस्मोसिस। जब पानी अंदर आएगा, दोनों थ्योरी ने अपना अलग अलग रीजन बताया है कि एंडोऑस्मोसिस दो अलग रीजन की वजह से होता है, लेकिन जिस भी वजह से होता है आगे कॉमन स्टेप यही है, एंडोऑस्मोसिस का। एंडोऑस्मोसिस मतलब पानी अंदर आया, पानी किसमें आ रहा है, फिलहाल हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, गार्ड सेल की। तो जब एंडोऑस्मोसिस होता है गार्ड सेल में, तो यहाँ पे इनका टर्गर प्रेशर हाई हो जाता है। टर्गर प्रेशर, जब यहाँ पे पानी भरेगा तो टर्गर प्रेशर क्या है, कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, यहाँ पे ये आउटर साइड काम करेगा। अब आउटर साइड मतलब चारों साइड आउटर ना, यस और नो। तो अभी देखो यहाँ पे कोई डायग्राम बनाना मत, क्योंकि अभी मैं कुछ चारों साइड एक यहाँ पे भी कर लो। अब देखो, जब एंडोऑस्मोसिस हुआ, पानी अंदर गया, तो वहां पे एक टर्गर प्रेशर जनरेट हुआ। टर्गर प्रेशर की डायरेक्शन सबको पता है, लेकिन ये भी हमको पता है कि जो गार्ड सेल है इसकी इनर वॉल थिक है, तो इनर वॉल थिक होने की वजह से ये टर्गर प्रेशर इस पे एक्सर्ट नहीं होता है, और जो बाहर की ये साइड साइड के जो थिन वॉल्ड है उस पे टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये हम लोग का सपोज ये साइड साइड की वॉल है ना, अंदर की तो मैं बना नहीं सकती। तो अभी देखो यहाँ पे टर्गर प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो ये इधर लेके जाएगा, है कि नहीं, डायरेक्शन देगा ना, कैसा बताओ, ऐसे डायरेक्शन। देखो ये जो होगा टर्गर प्रेशर अंदर वाली वॉल पे तो हो नहीं रहा है, बाहर की वॉल पे होगा, तो ये इधर की तरफ पुश हो, और ये वाला गार्ड सेल इधर की तरफ से टोमेटो ओपन हो गया, स्टोमा ओपन हो गया, समझ में आया। तो इसीलिए किसी को नहीं समझा है, नहीं, हाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो ये वाला मेरा ये हाथ है। अब देखो यहाँ पे ये स्टोमा है, यहाँ पे तो वॉल, इस वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इनर वॉल थी। तो इस वॉल पे होगा, तो देखो यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, हो गया। फिर यहाँ वाले पे
यहाँ वाले पे भी जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये भी वैसे हुआ, तो देखो स्टोमक खुल गया ना। फिर अब स्टोमेटा या स्टोमा को अगर हमको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? एंडो का उल्टा एक्सॉस्मोसिस, मतलब जब पानी बाहर आएगा तो टर्गर प्रेशर खत्म हो जाएगा और ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन मैकेनिज्म है। अब दो अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग रीजन दिए, लेकिन आगे जाके कॉमन यही चीज है कि एंडोऑस्मोसिस होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, इनर वॉल पे टर्गर प्रेशर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थिक वॉल थे। पेरिफेरल यानी साइड साइड की वॉल में टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से स्टोमा ओपन होगा। तो समझो? ओके, अब नेक्स्ट हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है कि क्या है, वैसे क्या होगा वही सारी चीजें। अनइवनली थिक वॉल समझ में आया, इनर वॉल पे है, डंबल शेप होता है, इनलास्टिक, ये भी बता दी, गार्ड सेल कंटेन ट्यूब, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा, ओपनिंग को बोलते हैं माइन्यूट इलेक्ट्रिकल ओपनिंग, गार्ड सेल उसको गार्ड करते हैं, सब बताई हूँ। नेक्स्ट सब्सिडियरी सेल्स, इसको असेसरी सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक तरीके के, देखो स्पेशलाइज, मैं मॉडिफाइड वर्ड बोली, ये स्पेशलाइज, ये दोनों का मतलब वही हुआ। तो ये मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो गार्ड सेल को हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ पे कुछ तो लिखा है ना, ये रिजर्वॉयर है जिसका आर गायब हो गया, रिजर्वॉयर ऑफ पोटेशियम आयन। तो अभी हम लोग जब थियरी पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा क्या। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना क्या है, तुम लोग चारों है ना अलग बैठ, तुम लोग जो इवनिंग बैच है, तुम लोग की बातें खत्म ही नहीं होती। 4 नहीं 5 लोग, नहीं तो डायरेक्टली सारे इवनिंग वाले के मैं कंप्लेन कर दूंगी, नाम भी नहीं बताऊंगी, फिर मैम जाने क्या होगा। चल अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट मैकेनिज्म ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका आंसर मैं समझाने के बाद आंसर क्वेश्चन किसे पूछूंगी, फॉल्स से, तो प्लीज फॉल्स ध्यान देना, तुम सो रहे हो। डे टाइम, अभी देखो सबको पता है डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, और क्या होता है डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो यहाँ पे हमको समथिंग फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही बात करना है। तो देखो ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, अब भी मैं बताई एंडो, क्या जवाब हाँ, फैन क्यों ऑन करवाई थी एसी ऑन? ये नहीं है, ये कौन सा स्विच है? अच्छा ठीक है। चलो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, दो मैकेनिज्म पढ़ना है, कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। डे टाइम में लिखा है कि एंडोऑस्मोसिस होता है जिसकी वजह से सेल टर्जिड होता है। तो ये अभी मैं पूरा ये समझाई हूँ, डायरेक्ट हम लोग थ्योरी पे आते हैं। अभी जो मैं समझाई ना, डे टाइम में एंडोऑस्मोसिस होता है जिसकी वजह से टर्गर प्रेशर अप्लाई होता है, टर्गर प्रेशर अप्लाई होने के बाद ये टर्गर प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो आउटर पेरिफेरल वॉल पे होता है, इनर वॉल पे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि थिक वॉल है जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो सबसे पहली थ्योरी है जिसको स्टुअर्ट ने दी थी, इसको बोलते हैं स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। स्टार्च शुगर, अभी ये स्टार्च क्या होता है, जिससे क्वेश्चन पूछूंगी प्लीज वो आंसर देगा, और वो है बोलो विशाल। स्टार्च क्या होता है? मैं क्वेश्चन जिससे पूछ रही हूँ उसकी आवाज आना चाहिए, तो डिस्कस क्यों करते हैं? किसी से पूछने का नहीं, तभी ना पता चला
करेगा हम कितने पानी में? तो आंसर दो, बोलो स्टार्ट। हाँ, क्या स्टोरेज करना? प्लांट ग्लूकोज को जब स्टोर करते हैं तो कौन से फॉर्म में करते हैं? स्टार्च। क्यों स्टार्च फॉर्म में करते हैं भूमेश? कल हम लोग पढ़े थे ना गणित टाइम। क्यों स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को? हाँ, नेक्स्ट आर्या से पूछूंगी, बोलिए ना, डिस्कस नहीं करना है। बोलो, नहीं हंसी आई ना? क्या वो बोला जो हंसी आई सबको? बोलो, प्लांट ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में क्यों स्टोर करते, क्या रीजन था? बोलो रे। ग्लूकोज हाईली रिएक्टिव होता है। हाँ, इस वजह से। और खड़े कौन होगा? मैं। आप बोलो। ग्लूकोज हाईली रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होने की वजह से वो दूसरे से डायरेक्ट रिएक्शन करके ओके। कुछ और फॉर्म करते हैं। एक और कोई रीजन था? एक तो हाईली अनस्टेबल, वो जिसको आंसर आया प्लीज तो रेज करें। एक और कुछ रीजन था? डायरेक्ट रेज योर हैंड प्लीज। कॉम्प्लेक्स। अच्छा, रेस करके बोलोगे? पहले मैं यस बोलूं तब ना आंसर दोगे। तो सिंपल को क्या बोलते हैं? सही जा रहे हैं। सिंपल मतलब सबसे सिंपल शुगर है, सबसे मोनोसैकेराइड। सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल था, क्योंकि वो मोनोसैकेराइड था, तो इसलिए। तो चलो, अब हम लोग को पढ़ना है सबसे पहली थियरी, जिसको बोलते हैं स्टार्च शुगर थियरी, जिसको स्टुअर्ट ने 1964 में दिया था। अब देखो, यहाँ पे सबको पता है प्लांट डे टाइम में जब ग्लूकोज बनाएंगे, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज रहेगा तो उसको स्टार्च फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो इसने क्या बताया ना, वो है, इसने ये बताया कि जो स्टार्च है वो डे टाइम में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। डे टाइम में एंजाइम आता है जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज। वो क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है स्टोमेटा में। अब इससे समझ में क्या आएगा? बस इतना सा करेगा, इतना सा बताया। अब मैं बताती हूँ, बहुत कम बताया। अब होता क्या है, देखो इन लोग ने ये थ्योरी में है क्या, ये जो हम लोग का गार्ड है, ये सबसे पहला हम लोग का स्मॉल सा इलेप्टिकल शेप का स्टोमा है, साइड में गार्ड सेल है। अक्सर तुम लोग को कभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आया है ना, तो यही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डायकॉट का ज्यादा बनाते हैं, मोनोकॉट का नहीं बनाते। तो अगर तुम लोग को ये थ्योरी पूछी तो स्पेसिफाई याद है तो स्पेसिफाई कर दो कि ये डायकॉट का स्टोमेटा है। नहीं याद है तब भी कोई बात, समझ में आया। लेकिन बनाती यही वाला है, डबल वाला ज्यादा प्रेफर नहीं करता। तो इन्होंने बताया क्या, जब डे टाइम होता है तो डे टाइम में जो स्टार्च है, जो इन्होंने कल के दिन, सपोज कल के दिन बहुत ज्यादा ग्लूकोज बना होगा, उसको स्टार्च पे कन्वर्ट किए थे। लेकिन आज जब डे टाइम आया, वो स्टार्च पे एंजाइम है, डे टाइम में फॉस्फोराइलेज को कन्वर्ट कर दिया शुगर। तो ये सारी चीज कहाँ पे हो रही है? कौन से सेल के अंदर? गार्ड। अब देखो, जब शुगर मतलब जो फूड है वो यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। याद है कल हम लोग कुछ पढ़े थे, पब्लिक ज्यादा हो गई, मतलब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। और जब ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो एंडो ऑस्मोसिस होता है। ये कल मैं बताई थी ना, ये चीज याद रखना, आगे काम आने वाली। हाँ, अब जब एंडो ऑस्मोसिस हुआ तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर हाई हो गया, टर्गर प्रेशर हाई हो गया, तो ये साइड साइड में एक प्रेशर एक्सर्ट किया और इनर वॉल पे नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इनर वॉल थिक थी और स्टोमेटा ओपन हो गया।